नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ चल रहा था उसकी क्लास नंबर 3 करेंगे। यानी इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप इस क्लास के बाद में एक बार पहले वाली क्लास है वो जरूर देख लेना। इसके अलावा दोस्तों, इस चैनल पे हमने मैथ की ऑनलाइन क्लास है वो भी शुरू कर रखी है। अगर आपने अभी तक वो ज्वाइन नहीं किया तो उनके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैथ की ऑनलाइन क्लास है वो भी जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। इससे पहले क्लास आपको जरूर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर आप जरूर कर देना। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जो पदार्थ की अवस्था होती है, मुख्यतः जैसे ठोस अवस्था हो गई, द्रव अवस्था हो गई, गैस अवस्था हो गई, इनके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल से पिछली क्लास में पढ़ लिया था। मैंने आपको कंप्लीट बताया था कि ठोस अवस्था क्या होती है, द्रव अवस्था क्या होती है, गैस अवस्था क्या होती है, इनके गुणधर्म है वो क्या होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम अच्छी तरह से चर्चा कर चुके हैं। आज इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो आगे का पार्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है, क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है या नहीं बदल सकता है। इसके बारे में आज इस क्लास में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक, अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल व पदार्थ की तीनों अवस्था में रह सकते हैं। तीनों अवस्था मीन्स कि जल व ठोस में भी रहते हैं, द्रव्य में भी रहते हैं, गैस में भी रहते हैं। ठोस अवस्था के रूप में जल वो बर्फ होता है, ठीक है। द्रव अवस्था के रूप में जल वो जल होता है, और गैसीय अवस्था के रूप में जल वो जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। यानी पदार्थ वो अपनी अवस्था बदल सकता है, यानी पदार्थ वो तीनों अवस्था में रह सकता है। तो पदार्थ अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर वो क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो ऐसा क्या परिवर्तन है पदार्थ के अंदर आपको देखने को मिलता है कि जिससे पदार्थ की अवस्था है वो परिवर्तन हो जाती है। जब अवस्था परिवर्तन होती है तो क्या पदार्थ के कणों पर भी कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता। मान लीजिए पहले पदार्थ की कण इस प्रकार थी, यानी ठीक है, तो क्या पदार्थ के कण ये अवस्था चेंज होने के बाद में इनके कणों पे भी कोई प्रभाव आपको देखने को मिला या नहीं मिला, इसके बारे में हम क्या करेंगे, आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि तापमान परिवर्तन का प्रभाव, यानी पदार्थ की जो अवस्था चेंज होती है उनमें एक प्रभाव है वो तापमान का प्रभाव। ठीक है, यानी तापमान के कारण भी पदार्थ की अवस्था है वो परिवर्तन होती है। ये कैसे होता है, तो चलिए आगे इसी पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक बिक्कर लेना है। ठीक है, बिक्कर के अंदर आपको 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा ले लेना है। जैसा कि आपको ये चित्र पॉइंट 1.6 में आपको दिखाया जा रहा है, ये आपका 1.6 डायग्राम है, जिसमें फर्स्ट ऊपर वाला चित्र है वो तो आपका क्या हो जाएगा, ए है, और नीचे वाला बी है। ये आपका 1.6 आपको डायग्राम में दिया गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस डायग्राम को क्या करना है कि प्रयोगशाला में प्रयुक्त जो थर्मामीटर है उसको आपको इस प्रकार लटकाना है कि जो थर्मामीटर का जो बल्ब है ना वो बर्फ को छू रहा होगा। किस प्रकार, जैसे कि आप डायग्राम ए के अंदर देख सकते हैं कि हमने क्या किया है कि बिक्कर लिया, बिक्कर के अंदर हमने 150 ग्राम बर्फ ले ली। ठीक है, बर्फ के अंदर आपको क्या करना है कि थर्मामीटर वो इस प्रकार लटकाना है कि इसका देख लीजिए नीचे ये बल्ब है ना, ये क्या हो रहा है कि बर्फ को छू रहा हो। तो इस प्रकार आपको इसके बल्ब को लटकाना है कि जब इसका बर्फ जो बल्ब है वो बर्फ को छू रहा हो। फिर आपको क्या करना है कि धीमी आंच पर बिक्कर को गर्म करना शुरू कर देना है। हमने क्या किया, नीचे इसके बर्नर रख दिया, जिससे धीमी आंच हमने लगा दी, जिससे बर्फ को हम क्या करें, थोड़ा सा गर्म करें। जब बर्फ पिघलने लगेगी तब आपको उसका क्या करना है, तापमान नोट करना है। अभी तक तो दोस्तों ये बर्फ थी, हम क्या करें, नीचे से इसको तापमान दे रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करें, कभी ना कभी ये बर्फ पिघलेगी, तो जब भी ये पिघले तो आपको क्या करना है, इसका तापमान है वो नोट कर लेना है। जब संपूर्ण बर्फ है वो परिवर्तन हो जाए तब इसका तापमान है एक बार वापस आपको नोट करना है, यानी इसका तापमान है वो कितना आपको थर्मामीटर में तापमान है वो देखने को मिला है। ठोस से द्रव्य अवस्था में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं, इन प्रेक्षण है, इनको आपको नोट करना है कि क्या परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं। अब बिक्कर में कांच की एक छड़ आपको डाल लेनी है और हिलाते हुए आपको क्या करना है, गर्म करना है। आपको जल को जब तक गर्म करना है जब तक ये उबलने न लग जाए। ठीक है, फिर आपको पहले तो क्या करा था, हमने धीमी आंच दी, बर्फ वो जल के अंदर बदल रही थी। ठीक है, बर्फ है वो पिघल रही थी। फिर हमें क्या करना है कि कांच की छड़ लेनी है, ठीक है, और इसको तब तक हमें गर्म करते रहना है हिलाते हुए कि जब तक ये आपका क्या हो जाए कि जल वाष्प है वो बनना शुरू न हो जाए, जल है वो उबलना शुरू न हो जाए। थर्मामीटर पे हमें क्या करनी है, बराबर नजर रखनी है, यानी बराबर इसको देखते हुए चल रहा है कि अधिकतर वो क्या आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, थर्मामीटर हम आगे क्या करेंगे कि थर्मामीटर पे हम क्या करेंगे, बराबर नजर रखेंगे जब तक कि अधिकतर जल है वो वाष्प न बन जाए। जल के द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन में आपको क्या परिष्करण है वो नोट करने को मिला है, वो आगे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आगे हमने देखा कि ठोस के तापमान को बढ़ाने से
कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पहले हमने क्या लिया था, बर्फ ली थी, ठीक है, पहले हमने बर्फ ली थी, उसको हमने क्या किया, गर्म किया, गर्म करने पे बाद में आपकी बर्फ पिघल के क्या बन गई, जल बन गई। फिर हमने वापस इसको गर्म करते हुए रखा, ठीक है, इसको उबाल दिया, तो उबालने के बाद में जल आपका क्या बन गया, जल वाष्प बन गया, ठीक है। तो ठोस के तापमान बढ़ाने पर उसके कणों की क्या होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण है वो तेजी से कंपन करने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा है वो कणों के, ठीक है, कणों के बीच के आकर्षण बल को क्या कर लेती है, पार कर लेती है। इस कारण कण है वो क्या करते हैं, अपना नियत स्थान छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक ऐसी अवस्था आती है जब ठोस है वो पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ये दोस्तों हमें बताया गया कि जो अपनी बर्फ थी, बर्फ को हमने गर्म किया, तो बर्फ हमने गर्म किया तो ये जल में कैसे परिवर्तित होगी, यानी बर्फ है वो पिघली कैसे, ठीक है। जैसे हमने इसको गर्म करना शुरू किया तो हमने क्या किया था, गतिज ऊर्जा इसकी बढ़ गई थी, बर्फ की क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ गई। जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ी तो इसके जो बर्फ है, इसके जो कण थे, उनके मध्य जो आकर्षण बल है वो गतिज ऊर्जा के कारण क्या हो गया, आकर्षण बल है वो कमजोर हो गया। तो गतिज ऊर्जा के कारण आपका ऊष्मा की जो कारण है आपका आकर्षण बल कमजोर हुआ, जिससे आपके जो कण है वो अधिक स्वतंत्र हो गए। अधिक स्वतंत्र होने के कारण ये क्या हो गए, अधिक स्वतंत्र गति करने लगे, जिससे एक ऐसी अवस्था आ गई जिससे ठोस बदलकर क्या हो गया, द्रव्य में परिवर्तित हो गया। आगे बोला जा रहा है कि जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है वह क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन रहेगी, आप इसे नोट कर लीजिए कि जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है वह क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। मान लीजिए कि हमने जो बर्फ ले रखी थी वो आपकी बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलकर जल बन गई, ठीक है, यानी कि द्रव अवस्था में आ गई 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो यही आपका क्या हो जाएगा, जल का क्या हो जाएगा, गलनांक हो जाएगा। बर्फ का गलनांक फिर क्या हो जाएगा आपका, 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी बर्फ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आपकी क्या हो जाएगी, द्रव अवस्था में आ जाएगी, तो आपका बर्फ का क्या हो गया, गलनांक हो गया। तो ये आपको याद रखना है कि जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में बन जाता है वह क्या कहलाते हैं, गलनांक कहलाते हैं, ठीक है। ये तो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन होगी। आगे दोस्तों काफी अच्छा पॉइंट दिया गया है, इससे आपको डिटेल से समझना है कि किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है, इसका मीन्स क्या है, किसी पदार्थ का मान लीजिए गलनांक ज्यादा होगा तो इसका मीन्स क्या है कि उसके कणों के बीच में आकर्षण बल है उतना ही ज्यादा है, इसी कारण उसका क्या है, गलनांक है वो ज्यादा है। किसी पदार्थ का गलनांक कम है ना, तो उसके मान लीजिए कि उसको जो बीच के जो कण है ना, इनके मध्य का जो आकर्षण बल है वो कम है, इसी के कारण उसका क्या है, गलनांक कम है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करें कि बर्फ का गलनांक है वो कितना होता है, आपका 273.15 केल्विन होता है। आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर ये क्या बात हुई, अभी तो आप 0 डिग्री सेल्सियस बता रहे थे, अभी आप 273.15 केल्विन बता रहे हैं, इसका क्या मीन्स है। तो दोस्तों केल्विन होता है ना, वो तापमान का क्या होता है, ऐसे मात्रक होता है, यानी इंटरनेशनल जो सिस्टम होता है, अंतरराष्ट्रीय मानक होता है, वो आपका तापमान का क्या होता है, केल्विन होता है। आपको ध्यान में रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, आपको ये ध्यान में रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है। यानी कि हम 0 डिग्री सेल्सियस बोले या 273.15 केल्विन बोले तो ये दोनों में क्या है, बात एक ही, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। अगर कोई 0 डिग्री सेल्सियस है तो मीन्स इसका क्या होगा, केल्विन में कितना होगा, ये 273.15 केल्विन होगा। तो बर्फ है, बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में बात करें तो इसका कितना हो जाएगा, तापमान 273.15 केल्विन हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तब आपको बताना है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, आपका केल्विन होता है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होता है, तब आपका आंसर होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 100 डिग्री बराबर, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होता है, तब आपका आंसर क्या होगा। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर तो आपको पता है कि कितना होगा, 273.15 केल्विन हो जाएगा। 100 डिग्री की बात करें तो आपको क्या करना है, 273 के अंदर 100 ऐड कर देना है। अगर मैं पूछूं 50 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने केल्विन होंगे, तो आपको 273 के अंदर क्या कर देना है, 50 से ऐड कर देना, उतना ही आपका क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। जब आपको ऐसा बोला जाए कि इतने डिग्री के बराबर कितना केल्विन होगा, तब आपको क्या करना है, उसे डिग्री को 273 के अंदर आपको ऐड कर देना है। ये दोस्तों बात होगी केल्विन को लेकर, डिग्री को लेकर, बर्फ के गलनांक को लेकर। आगे हम बात करते हैं कि गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव्य में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं, ठीक है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान न वो समान रहता है,
ऐसे में जो उष्मीय ऊर्जा है वो कहाँ जाती है। ठीक है, जब भी कोई पदार्थ है वो आपका गलता है, ठीक है, ठोस से द्रव अवस्था में आता है, गलता है, तो उसका तापमान है वो समान रहता है। तापमान समान रहता है तो इसकी उष्मीय ऊर्जा होती है वो कहाँ जाती है। चलिए आगे हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं कि गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ है वो पिघल ना जाए, तापमान है वो बदलता नहीं है। यानी क्या हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा क्या हुआ, बर्फ वो पिघलनी शुरू होगी। जब तक ये पूरी बर्फ है वो द्रव अवस्था में न आ जाती है तब तक इसका क्या रहता है, तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसा क्यों होता है, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो तापमान है वो बदलता नहीं है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता है, यानी हम बीकर को लगातार ऊष्मा दे रहे हैं फिर भी तापमान है वो आपका क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस ही बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसा किस कारण होता है, तो कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्थाओं को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग है वो किया जाता है। यानी कि जो लगातार हम ऊष्मा दे रहे हैं ना, वो पदार्थ की जो अवस्था है उसको बदलने में जो ऊष्मा लग रही है उसमें क्या हो रहा है, आपका उपयोग है वो किया जा रहा है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए हुए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ है वो अवशोषित कर लेता है। यानी बर्फ है जो भी हम ऊष्मा दे रहे हैं वो बर्फ आपका क्या करेगा, उसको अवशोषित कर लेगा और ये धीरे धीरे आपका बर्फ है वो किस में बदल जाएगा, द्रव अवस्था में बदल जाएगा। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है। जो ऊष्मा देते हैं वो क्या होता है, बीकर में ली गई सामग्री है उसमें आपकी क्या हो जाती है, छुपी रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। यह गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय यह है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस या आपका 373 केल्विन बोले पर जल के कणों की ऊर्जा उसके तापमान पर बर्फ के कणों से ऊर्जा से क्या होगी, आपकी अधिक होगी। ठीक है दोस्तों, ये बोला जा रहा है कि जो हम उसको ऊष्मा देते हैं ना, बीकर को हम लगातार ऊष्मा दे रहे हैं, बर्फ ही आपकी पिघलने शुरू होगी, लेकिन तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस अभी तक। ऐसा क्यों है, जब तक आपकी पूरी बर्फ है वो पिघल नहीं जाएगी तब तक आपका तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। क्योंकि जो भी हम ऊष्मा है वो आपको बीकर को दे रहे हैं, तो जो आपका बीकर के अंदर जो भी हमने पदार्थ ले रखा है उसकी क्या हो जाएगी, वो गुप्त ऊष्मा हो जाएगी, यही हमें बोला जा रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जब हम जल में उष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण वो अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। ये तो हमने पहले ही चर्चा कर लेती। इस तापमान पर द्रव्य गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अभी दोस्तों हमने क्या की थी, गलनांक की डेफिनेशन है वो की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वथनांक की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसमें बोला जा रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य क्या हो जाता है, आपका उबलने लग जाता है। अभी तक तो क्या था कि ठोस से कोई है द्रव्य में आ जाता था कोई पदार्थ, तब क्या हो रहा था, उसका वो क्या था, गलनांक था। जिस तापमान पर ये आपका ठोस है वो द्रव्य से द्रव अवस्था में आ जाता था वो तो क्या होता था, गलनांक हो जाता था। अब क्या है कि जो भी कोई पदार्थ है हमारे पास वो द्रव अवस्था में, ठीक है, तो जैसे द्रव अवस्था से वाष्प में बदलने लगेगा, ठीक है, जिस तापमान पे ये द्रव आपका उबलने लग जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका क्वथनांक हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वथनांक समिष्ट गुण है। द्रव्य के सभी कणों में जितनी ऊर्जा मिली होती है वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान कितना रहता है, 373 केल्विन रहता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। जल यानी बर्फ के अगर हम गलनांक की बात करें तो वो कितना होता है, आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 273 केल्विन होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम जल के क्वथनांक की बात करें यानी किस तापमान पर जल है वो उबलना शुरू हो जाएगा, तो वो दोस्तों आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मीन्स यानी आपका क्या हो जाएगा, 373 केल्विन तापमान पे ये जल है आपका उबलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं क्या, उसे इसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे कि संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा को हमने परिभाषित किया था। 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी के तापमान पर पानी के कण भी क्या होते हैं, अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा है वो क्या कर ली है, अवशोषित कर ली है। आगे दोस्तों आपको दिखाया जा रहा है कि डायग्राम दिया गया है कि जो कोई भी पदार्थ ठोस है, ठोस को ऊष्मा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था में बदल जाएगा। द्रव अवस्था को फिर हम क्या देंगे, आपको ऊष्मा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, गैस अवस्था में बदल जाएगा। इसका हम उल्टा करेंगे। उल्टा मीन्स
कि कोई आप माने पदार्थ है वो गैसीय अवस्था में, उसको हम ठंडा करेंगे यानी शीतलन करेंगे, शीतलता उसको प्रदान करेंगे, तो वो आपको क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था में बदल जाएगा। ठीक है, कोई पदार्थ द्रव अवस्था में, उसको हम और ठंडा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था में बदल जाएगा। ये डायग्राम आपको माइंड में रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, काफी सारांश आपको इसमें देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा का पूरा डायग्राम है वो आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। आगे बात कर लेते हैं, कहते हैं हम कह सकते हैं कि तापमान बदल कर हम पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्थ को बदल सकते हैं। तो दोस्तों हमने शुरू किया था कि क्या हम पदार्थ की अवस्था बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं, तब इस हम निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि हम पदार्थ के तापमान को बदल कर यानी पदार्थ के तापमान को कम या अधिक करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी अवस्था को बदल सकते हैं। यानी कि पदार्थ की अवस्था को एक तो आपका कारक क्या प्रभावित करता है, तापमान प्रभावित करता है, यानी तापमान के अकॉर्डिंग आपकी क्या होगी, पदार्थ की अवस्था होगी। ठीक है, तो ये हमने इससे अभी तक हमने सीखा है। आगे हम बात करते हैं कि हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म होने पर ठोस से द्रव्य, ठीक है, द्रव्य से आपकी गैस अवस्था बन जाती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस से आपका क्या हो जाता है, सीधा का सीधा आपका गैस में बदल जाता है। क्या ऐसे ही होता है क्या? वाकई में ऐसे कौन से पदार्थ है जो आपके डायरेक्ट ठोस से गैस अवस्था में बदल जाते हैं और द्रव अवस्था में बदलते नहीं है? तो चलिए नेक्स्ट उन्हीं पे हम चर्चा कर लेते हैं। हमें क्या करना है, थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड ले लेना है। इससे हम क्या करते हैं, इसका छोटा छोटा टुकड़ा करके चीनी की प्याली में से डाल देते हैं। फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, कीप है उसे उल्टा रख कर आपको प्याली के ऊपर उल्टा रख देना है। ठीक है, फिर आपको जो कीप है ना, इसके ऊपर आप देख लीजिए एक रुई का टुकड़ा लेकर इसे आपको बंद कर देना है। तो यह आपका पूरा डायग्राम इस प्रकार बनेगा। फिर आपको नीचे क्या करना है, एक बर्नर की सहायता से इसे क्या करनी है, हमें ऊष्मा प्रदान करनी है। तो जैसे इसको हम ऊष्मा देते हैं तो आगे क्या होता है कि अब धीरे धीरे हमें क्या करना है, इसको गर्म करना है। अब हम ध्यान से देखेंगे उपयुक्त क्रियाकलाप से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वो हम चर्चा कर लेते हैं। कि जो हमने कपूर लिया था या आपका अमोनियम क्लोराइड लिया था, ये क्या होता है, आपके द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ये ठोस है ना, सीधा क्या हो जाता है, गैस अवस्था में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि दो आपकी डेफिनेशन है वो निकल कर आ रही है कि कुछ पदार्थ होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सीधे ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका कपूर हो जाएगा, नौशादर हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ये क्या होते हैं, आपके ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को तो हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इससे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातीज कहते हैं। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि ऊर्ध्वपातन हम किसे कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस से क्या हो जाते हैं, आपके डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। यानी पदार्थ की अवस्था एक तो किसके अकॉर्डिंग बनती है, आपकी तापमान के अकॉर्डिंग आपकी पदार्थ की अवस्था वो बदलती रहती है। अब हम बात कर लेते हैं दाब के परिवर्तन के आधार पर। यानी हम पदार्थ का दाब वो कम ज्यादा करते हैं तो क्या पदार्थ की अवस्था बदलती है या नहीं बदलती है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि घटक कणों के दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्था में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने पर संपीड़ित करने पर क्या होगा, क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब घटाने या बढ़ाने से पदार्थ की जो अवस्था है उसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलता है? क्या ऐसा होता है क्या किसी पदार्थ का हम दाब घटाएं या बढ़ाएं तो उसकी अवस्था है वो आपकी क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए? तो चलिए आगे इसी में बात करते हैं। दाब के बढ़ने से और तापमान के घटने से गैस है वो द्रव अवस्था में बदल जाती है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको दिया गया कि दाब के बढ़ने से साथ ही तापमान के घटने से आपकी गैस है वो द्रव अवस्था में बदल जाती है। क्या आपने CO2 के बारे में सुना है? ठीक है, इसे उच्च दाब पर क्या किया जाता है, इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का मान आपका क्या होता है, एक एटम स्फीयर होता है, तो ठोस है वो क्या हो जाता है, आपका CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधी क्या हो जाती है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक है, जिसे हम शुष्क बर्फ बोलते हैं, उसके बारे में क्या आपने कभी सुना है या नहीं सुना है? इसे क्या किया जाता है कि उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। ठीक है, जब वायुमंडलीय दाब क्या होता है, आपका एक एटम स्फीयर होता है, तब हम क्या करते हैं कि ठोस है तो ठोस आपका CO2 द्रव अवस्था में आए बिना ही आपका क्या हो जाता है, सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो अब आप बात कर लेते हैं कि एक एटम स्फीयर होता क्या है। तो गैस
दाब के मापन का एक ये क्या है आपका मात्रक है एटीएम, जिसे हम एटीएम बोलते हैं। दाब का जो ऐसे मात्रक होता है वो क्या होता है आपका पास्कल होता है, ठीक है, पास्कल, जिसे हम क्या डिनोट करते हैं पीएस से डिनोट करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि यही कारण है कि ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे हम शुष्क बर्फ कहते हैं, क्यों कहते हैं दोस्तों, ये क्या होता है आपका डायरेक्ट बदल जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव्य, गैस तापमान, ठीक है, दाब और तापमान के द्वारा तय की जाती है। फिर आपको दोस्तों एक डायग्राम दिया गया है जिसे आपको ध्यान में रखना है कि डायग्राम आपको दिया गया है कि पहले क्या है एक ठोस है, इस तरफ आप देख लीजिए, ये आपका क्या है ठोस है, ठीक है। ठोस को गर्म करते हैं तो डायरेक्ट ये आपका क्या हो जाता है सीधा, अगर ये ठोस है गैस में बदल जाता है तो आपका क्या कहलाता है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और गैस ये आपका डायरेक्ट है ये ठोस में बदल जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। अगर ठोस से ये द्रव्य में आपका बदल रहा है तो इसे हम संगलन कहेंगे, और अगर ये द्रव्य से आपका ठोस में बदला है तो इसे हम जमना कहेंगे। इसी प्रकार द्रव्य से आपका गैस में बदलता है तो यानी क्या हो रहा है आपका वाष्पीकरण हो रहा है, और गैस से आपका द्रव्य में बदल रहा है तो इसका क्या हो रहा है संघनन हो रहा है। ये आपका डायग्राम है, आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, इनके बारे में क्वेश्चन आंसर के बारे में मैं आपको डिटेल से मैंने आपको भी बताया था। मैंने बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर आपका कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर आपका कितना होता है 273.15 केल्विन होता है, ठीक है। या आप इसको डायरेक्ट 273 केल्विन भी मान सकते हैं, कोई इसमें फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। जब अगर मान लीजिए कि हमें 50 डिग्री सेल्सियस निकालना होता है तब हम क्या करते हैं इसके अंदर 50 और ऐड कर देते हैं, यानी उतना केल्विन हो जाएगा। अब हमें क्या बोला जा रहा है कि हमें ये केल्विन में दिया जा रहा है, जैसे 300 केल्विन हमें दिया गया है, इससे हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तब हम क्या करेंगे इससे 273 वो आपका घटा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार हमें 573 केल्विन दिया गया, 573 केल्विन दिया गया, इसे हम डिग्री में बदलना है तो हम क्या करेंगे इसमें से 273 वो घटा देंगे, जो मान आएगा वो अपना क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बोला जा रहा है कि आपको जल के 2 तापमान दिए जा रहे हैं, इन पे इनकी भौतिक अवस्था है वो क्या होगी, ठीक है। तो दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका क्या हो जाता है जल है वो उबलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो यानी आपका वाष्प बन जाएगा, तो ये गैस की अवस्था होगी। फर्स्ट भी गैस या 100 डिग्री पे जब आपका ये गैस बन जाएगा तो 250 पर भी तो आपका ये गैस ही रहेगा, ठीक है, आपका उबल कर ये क्या हो जाएगा वाष्प हो जाएगा, तो यानी इन अवस्था पे क्या होता है जल है वो गैस रहता है। नेक्स्ट है किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। मैंने आपको बताया था कि पदार्थ के अंदर कोई भी हमने जो बिक्कर के अंदर कोई भी पदार्थ लिया गया है तो उसके अंदर क्या हो जाती है कि गुप्त उष्मा के रूप में इसमें उष्मा वो अंदर समाहित होती हुई चली जाती है, जब तक कि आपका पूरा वो बदल न जाए, ठीक है, ठोस से द्रव्य में न बदल जाए तब तक इसका तापमान है वो स्थिर रहेगा। क्यों रहेगा मैंने पहले आपको इसमें कंप्लीट डिटेल से बता दिया है। फिर आपको बोला जा रहा है कि वायुमंडलीय गैस को द्रव्य में परिवर्तित करने के लिए कोई भी एक विधि आपको सुझानी है, ठीक है। तो विधि दोस्तों हम क्या कर सकते हैं तापमान चेंज करके नियम क्या कर सकते हैं ठोस से द्रव्य, द्रव्य से गैस अवस्था में नियम बदल सकते हैं, यानी तापमान आप चेंज करके इनको बदल सकते हैं, ठीक है। आप इसको ठंडा करके आप इनको बदल सकते हैं या दाब के थ्रू भी आप बदल सकते हैं, ये आपकी क्या हो जाएगी विधियां हो जाएगी। आगे दोस्तों हमें 1.5 में पढ़ना है वाष्पीकरण, ठीक है। अभी हमने पढ़ रहे थे दोस्तों पदार्थ की जो अवस्था परिवर्तन होती है वो इनके पीछे कौन कौन से कारक है, तापमान था, ठीक है, दाब था, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। आगे दोस्तों हम वाष्पीकरण पढ़ेंगे। तो आज है दोस्तों हम आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज दोस्तों जो भी पढ़ाया गया अगर उसमें से आपका कुछ भी डाउट रह जाता है या आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तब आप वो कमेंट है हमें जरूर कर देना। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया गया है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर है वो आप जरूर कर देना। इसके अलावा दोस्तों आपको नीचे साइंस और मैथ की जो क्लास है उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वो क्लास ज्वाइन नहीं किए तो एक बार आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे द्वारा जो भी क्लास बनाई जाती है उनका बेनिफिट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विथ पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।